देश का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव। दुनिया इसको देख रही है आज, भारत का अंतिम चरण का मतदान। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया के एक और बड़े देश में कल ही चुनाव संपन्न हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में। आज वहाँ मतगणना जारी है। तो वहाँ अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वो भी आगे बढ़त लिए हुए हैं और 4 तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी बड़ी बढ़त लेके अपने गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। इस चुनाव में बहुत बातें कही गई, कुछ बातें नहीं कही जानी चाहिए थी। चुनाव आते हैं जाते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यही सलाह है कि कम से कम कभी सच्चाई से रिश्ता जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। लोग ये उम्मीद करते हैं प्रजातंत्र के अंदर कि जननेता या आपके प्रतिनिधि जो देश की और प्रदेश के हैं, जिनको शासन प्रशासन चलाना है, वो सच्ची तस्वीर लोगों के बीच में लेकर जाए। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है। कांग्रेस ने जो किया है अतीत में, और कांग्रेस ने हिमाचल में जो किया है, वो बातें जनता को बताई गई हैं। और ऐसा मेरा अनुमान है कि हिमाचल के और इस क्षेत्र के मतदाता अब पूरी बात समझ चुके हैं, और दोनों दलों के फर्क को भी। ये कांग्रेस की सोच जो समावेशी सोच है, विकास से जुड़ी है और जो बड़े काम किए। मुख्य बात है, मतदाताओं को अवसर मिला है तुलना करने का पिछले 10 साल, और आवश्यक हो जाता है उस अनुभव के बाद उससे पहले के 10 साल, दोनों आवश्यक है। क्योंकि यही हम दोनों मुख्य दल हैं जो चुनाव के मैदान में आमने सामने हैं। पिछले 10 साल में आप इसको गंभीरता से देखें, बहुत बड़े वायदे हुए थे 2014 में। इससे लोगों में एक उम्मीद जागी थी, ख़ास तौर पे माता पिता, जो हर माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे आगे बढ़े। तो 2014 में जो बेटे बेटी 8 साल की उम्र के थे, आज वो 18 बरस के हो गए और प्रथम बार फर्स्ट टाइम वोटर है, मतदाता है, मतदान कर रहे हैं। तो जो 2014 में एक उम्मीद जगी थी कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, 2 करोड़ रोज़गार होगा, यानी कि 20 करोड़ 10 साल में, महंगाई पे काबू, क्योंकि 2014 का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार। तो ये एक उम्मीद थी। अब जब वही बच्चे वोट डालने जा रहे हैं, माता पिता को भी चिंता है और नौजवान भी हताश है। एक भयावह स्थिति है देश के अंदर, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की, युवा बेरोजगारी की। वो आंकड़े सामने हैं, ये चुनाव प्रचार से संबंध नहीं रखते, पर आवश्यक है कहना। अभी हम सोचते थे और सही सोचते थे कि भारत की युवा शक्ति इतनी है। हम उन देशों में से हैं जहां बाहुल्य है जनसंख्या में नौजवानों का, कम से कम 63-64% मैं कह सकता हूँ। बहुत कम देशों में ये संख्या है नौजवानों की जिनमें क्षमता है काम करने की और देश को आगे ले जाने की। तो 19 और 24 साल का अगर आप देख लें आंकड़ा, तो 45% बेरोजगारी, और जो स्नातक हैं, कोई डिग्री प्राप्त है, उनको 42% है। क्या ये देश इस परिस्थिति को, इस हालात को, इस बड़ी बेरोजगारी को स्वीकार कर सकता है? मैंने एक शब्द कुछ कहीं बाहर कहे थे एक लेक्चर में, वो दोहराऊंगा, अंग्रेजी के शब्द हैं कि जो हमारा नौजवानों की संख्या है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर अगर हमने रोजगार नहीं पैदा किया तो डेमोग्राफिक वर्ल्ड विंड हो जाएगा। समाज में
खलबली हो जाएगी अगर हमने नौजवानों के लिए अवसर ना दिए। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है रोजगार के अवसर पैदा करने की। जो दिल्ली की आज की सरकार है 10 साल से, उनका जवाबदेही का समय आ चुका है। उनको जनता को बताना पड़ेगा वायदा खिलाफी क्यों हुई। यही प्रजातंत्र की रिवायत है, रिवाज है और मतदाता का अधिकार है। हमारी गृहिणियां भी परेशान हैं महंगाई से। कोई चीज़ नहीं है जो कि आसान हुई हो। कोई एक ऐसी बात कहें, सिर्फ कहने और दावा करने से तो जो खोखले दावे हैं, सच्चाई बदल नहीं सकती। ये हर व्यक्ति का अनुभव है, समाज के हर वर्ग का। ये इस चुनाव में सामने आया है। ये भी स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि विकल्प क्या सोचता है। बदलाव प्रजातंत्र में ज़रूरी हो जाता है, परिवर्तन। हर चुनाव एक तरह का नहीं होता। 2014 और 19 का चुनाव दूसरा था, ये 2024 का चुनाव है, इसलिए परिवर्तन की आवाज़ है। और जो मैंने 10 साल का कहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी, माननीय उनका नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, बाकी नेता, वो अपनी बात कहकर गए हैं। मैंने और हमारे साथियों ने, हमारे नेताओं ने, यहाँ प्रियंका गांधी जी अभी आई थी, मुख्यमंत्री जी सब जगह दौरा कर रहे हैं, हमारे और वरिष्ठ नेता अलग अलग राज्यों से आए। इस चुनाव क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आए, शशि थरूर आए। आपने सबकी बातें सुनी। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे पर्यवेक्षक भी हैं, दोनों, संजय कपूर जी है, नीलिमा कोटा हैं, बोरा ने, सब लोग हमारे साथियों ने अपनी बात पहुंचाई। पर मैंने 10 बरस से बढ़ा के 20 बरस क्यों कहा? उससे पहले के 10 साल, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमने कानूनी अधिकार दिया, सूचना का अधिकार, जो सिर्फ एमएलए और एमपी को अधिकार होता है कि सरकार से सवाल करे, जानकारी ले, वो हमने आम जनता के हाथ में दिया। इसको कहते हैं एम्पावरमेंट और सशक्तिकरण। हमने मनरेगा के माध्यम से रोज़गार गारंटी दी, 100 दिन के रोज़गार की। हमने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, कानून बना के भारत की संसद में। हमने स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार दिया, कानूनी अधिकार। अगर पिछले 10 साल में ये अधिकार की जो मैंने आपको बताया, जो हकीकत है, जिसको कोई उसमें विवाद की बात नहीं कर सकते, अगर कोई और जनता को अधिकार दिया गया है तो वो जानकारी जनता के समक्ष आज की दिल्ली की सरकार को देनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि लोगों का अनुभव है कि अगर महामारी को, जो कोविड का आया था पेंडेमिक, उसमें मनरेगा और खाद्य सुरक्षा का अधिकार नहीं होता तो मजदूरों का, गरीबों का क्या होता। एक चिंता की बात यह है कि मनरेगा को छोटा करते जा रहे हैं। वो 100 दिन के 50 दिन, 65 दिन, 40 दिन, 35 दिन, इससे गरीब बहुत परेशान है। हम इसका विस्तार करने, ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है कि इसका विस्तार करेंगे मनरेगा का। शहरी भी जो गरीब है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। 100 दिन तो है ही, वो सुनिश्चित करेंगे। और उसका जो वेजेस है, प्रतिदिन जो भत्ता मिलता है, इनको दिहाड़ी कहते हैं, वो 400 रुपये, ये हमने कांग्रेस पार्टी में कहती है। अब महिलाओं का है सशक्तिकरण का, बराबर की भागीदार है। कांग्रेस ने कहा है हमारे न्याय पत्र में कि उनका 50% हिस्सा जो भी नौकरियां हैं उसमें हम महिलाओं का देंगे। आबादी, जितनी आबादी है, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उनका अधिकार है। हिमाचल में 2 मुख्य वायदे हमने पूरे किए हैं। एक कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, दूसरा अपनी माताओं के लिए, बेटियों के लिए 1500 रुपये सम्मान निधि। बीजेपी ने इस चुनाव में कहा कि पहले तो विरोध किया
इलेक्शन कमीशन में गए, चिट्ठी लिखी, फिर कहा फॉर्म भरवाने से रोका जाए। चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी फॉर्म भरवाने की। फॉर्म भरे गए हैं, भरे जा रहे हैं और अप्रैल महीने से 1500 रुपये सम्मान निधि दी जाएगी। चुनाव संपन्न होते ही उनकी आचार संहिता हट जाएगी और 3000 रुपये महिलाओं के खाते में जाएंगे। अब हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर गृह लक्ष्मी योजना हम लाएंगे और वो योजना के माध्यम से 1 लाख रुपया साल का बिना भेदभाव के आर्थिक रूप से कमज़ोर हर परिवार की एक महिला को मिलेगा, यानी कि 8,500 रुपया महीना। तो 8,500 रुपये उसमें आएंगे। 1500 मैंने आपको बता दिया। हर माता बहन बेटी का भी 10,000 रुपया उनको मिलेगा। नौजवान जो हैं, बेरोज़गार भी हैं, उनके लिए भी हमने कई बातें कही हैं जो हम सुनिश्चित करेंगे, वचनबद्ध हैं। एक तो अप्रेंटिसशिप स्कीम जो हम लाए हैं, 1 लाख रुपया उनको भी मिलेगा, हुनर भी बढ़ेगा, कौशल विकास होगा और उसके 1 साल के बाद उनको भी या तो सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र के अंदर उनको व्यवसाय मिलेगी। केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरी खाली पड़ी है, पद रिक्त पड़े। ये 30 लाख जो पद हैं वो तुरंत भरे जाएंगे, भर्ती शुरू होगी। उससे किसी ने प्रश्न किया कि हिमाचल में, आपने कहा था जी हिमाचल में भर्ती शुरू हो चुकी है, हज़ारों पद भर भी जा चुके हैं और आगे भी जो हैं, जो आप लोगों को तो सब जानकारी है क्योंकि अखबारों में भी विज्ञापन छपते हैं, जहाँ वो एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, मंगाई जाती हैं अर्जियाँ। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से इस चुनाव के संपन्न होते ही अलग अलग विभाग में राज्य में भी भर्तियाँ सुनिश्चित करेंगे। मैंने इस चुनाव के बारे में अपनी जहाँ प्राथमिकताएं कही हैं, आप तक पहुँची हैं, तो थोड़ा सा खुलासा करूँगा। उससे पहले एक बात कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रामक प्रचार में है। सोचती है कि वो ऐसे प्रचार से लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटा दें। मतदाता ये उम्मीद करते हैं, यहाँ भी और भारत में, कि ये थोड़ा बहुत लेखा जोखा दे देंगे, पर इनके मुंह से बेरोजगारी और महंगाई के शब्द नहीं सुना। इससे यही स्पष्ट है कि या तो वो गंभीर नहीं है या ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर जा चुके हैं, कि इसकी चर्चा भी नहीं करते। मैं समझ सकता हूं उनकी परेशानी, क्योंकि वायदा उन्होंने इतना जोर से किया था, शोर मचाकर। अब उसका नाम लेंगे तो लोग उन्हीं को पूछेंगे ना कि भाई आप ही तो कह के गए थे। तो ये उसकी चर्चा नहीं करते। मैंने 3 बातें कही हैं लोगों के बीच में जो बहुत लोगों को चोट पहुंची है, देश में भी, हमारे यहाँ भी। ये हिमाचल भी भारत का ही हिस्सा है। कई गलत फैसले हुए पिछले 10 साल में, जिसमें से आज भी मैं कहूँगा 8 नवंबर 2016 का नोटबंदी का फैसला, जिसने 86.4% भारत की करेंसी को रद्द कर दिया था और भारत को कलंकित किया था। उस पैसे को काला धन कह के, अपराध का पैसा कह के, जो कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, वो 99% पैसा वापस आ गया। पर भारत के लोगों को कष्ट हुआ। अपना पैसा जो बचत खातों में था, 43 दिन तक पूरा भारत के लोग बैंकों के बाहर कतारों में खड़े रहे और उनको एक अहंकारी सरकार अपने तुगलकी फरमान के बाद 5,000 10,000 निकालने की कहते थे। अच्छा अगले सप्ताह से 10,000 कर देंगे, फिर 20,000। वो सिलसिला चलता रहा। सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। जिन लोगों के पास पैसा था, वो पैसा भी महिलाएं हमारी रखती हैं, लोग रखते हैं, किसान रखता है, मजदूर रखता है। सब नकदी किस देश में, किस समाज में नहीं है।
उनको अपना पैसा बदलवाने में बहुत परेशानी हुई। देश की जीडीपी को 1.5% खत्म हुई, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं 2%। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, कारोबार बंद हुए, कई कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो गए, व्यापार खत्म हो गया, वो दोबारा खुल नहीं सकी संस्थाएं। उसके लिए कभी खेद नहीं व्यक्त किया। दूसरा, किसानों के साथ जो गलत कानून बनाए, और जब देश का किसान अन्नदाता जिसने भारत को आत्मनिर्भर किया है खाद्यान्न में, हम अब तो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, वो देश प्रजातंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा है, अपने देश की राजधानी में न्याय मांगने के लिए नहीं जा पाए, और भारत की राजधानी दुनिया हैरत में थी, उसको एक छावनी की तरह बना दिया गया था, खाइयाँ खोद दी गई थी, भाले की तरह शूल लगा दिए गए थे, कंटीले तार, सैकड़ों किसान मर गए। उसके लिए भी आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार ने लोगों से खेद भी व्यक्त नहीं किया, हालांकि माफ़ी मांगने के काम थे दोनों जो मैंने गिनाए। तीसरा, हिमाचल के साथ जो अन्याय हुआ, सरकार की वित्तीय हालत अच्छी नहीं थी। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया और एक साधारण परिवार के व्यक्ति संघर्ष करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बन गए। तो दो बातें हुई। पिछले साल हिमाचल में आपदा आई। मैंने अपने जीवन में, मेरा जन्म 1953 का है, मैंने कभी हिमाचल में ये नहीं देखा। मैंने भूकंप भी देखे हैं, एक बार किन्नौर में आया था, लाहौल स्पीति आया था, हमने बाढ़ भी आती देखी, पर ऐसा नहीं देखा जो पिछले साल देखा। हज़ारों करोड़ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, सड़कें, पुल, पेयजल योजनाएं, बिजली योजनाएं, हज़ारों मकान खत्म हो गए, बह गए, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, 500 से ज़्यादा। हिमाचल की सरकार ने पहले तो राहत का काम किया। हज़ारों सैलानी टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैप हो गए थे, फंस गए थे, आपको सबको वो दृश्य याद है। हमारे मंत्रियों ने और विधायकों ने खुद जाके उनको निकाला सुरक्षित, पर अपने लोगों को नहीं बचा पाए। जहाँ काफ़ी लोग चले गए, उनके आंसू पोंछने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक निकले। 70,000 करोड़ का कर्जा पिछली बीजेपी की सरकार छोड़ के गई थी हिमाचल में। फिर भी 4,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया। और मुआवजा जो होता है, कॉम्पेंसेशन, मकान का 1.5 लाख रुपए का नॉर्म था, उसको बढ़ा के 7 लाख दिया। और बहुत जल्दी मैं बधाई दूंगा जहां सरकार को, पर हमारे प्रशासन, इंजीनियर्स को, जिन्होंने हमारी जो बिजली के जो जहाँ नुकसान हुआ था, जहाँ बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, उसको बहुत जल्दी ठीक किया। पेयजल योजनाओं का भी जल्दी मरम्मत करी, रिपेयर किया, तो लोगों को राहत पहुंची। हिमाचल विधानसभा ने एक प्रस्ताव किया था दिल्ली की सरकार से कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, नेशनल डिजास्टर। मुख्यमंत्री भी गए, मांग भी करी। मैं बात इसलिए कहना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि इस चुनाव प्रचार में मैं तो अब पहली बार बोला था आपसे शुरू में, और आज बोल रहा हूँ, बीच में नहीं आपको तंग किया, जो मिले आप मुझसे मैं बात कर पा रहा हूँ। पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं भी गौर से सुन रहा था क्या कहते हैं, और माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे, धर्मशाला ही आए थे, प्रधानमंत्री जी मंडी और उधर नाहन गए थे। अब उन्होंने ये कहा कि हिमाचल की हमने बहुत मदद करी। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते भी यही कि ये मेरा हिमाचल मेरा दूसरा घर है। ख़ासतौर पे कांगड़ा के बारे में तो ज़रूर कहते, पिछले चुनाव में भी कह के गए थे, और हमने भरपूर मदद करी। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ मैं उनके पद का, उसकी गरिमा का आदर करता हूँ, उनको अपने पद की गरिमा बना के रखनी है। हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा, हिमाचल की त्रासदी को डिक्लेयर नहीं किया गया हमारी असेंबली के रेजोल्यूशन के बाद भी।
और जो नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, राष्ट्रीय आपदा राहत कोष, उसका पैसा तब निकाला जाता है, राज्य को दिया जाता है, जब नोटिफिकेशन होती है केंद्रीय सरकार की कि इसको हमने नेशनल डिज़ास्टर या राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। क्योंकि इतने बड़े पद पे आसीन लोग ये बात कह गए, मेरी आज ये मांग है कि वो नोटिफिकेशन जनता के बीच में लाई जाए, क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुई। हमको भी शासन प्रशासन चलाने का अनुभव है। ये कोई देश का शासन प्रशासन केंद्र की सरकार से जब राज्य की सरकार को है, तो ये नहीं है कि आप राशन की दुकान पे जाके राशन खरीद रहे हैं। उसका एक प्रोसेस होता है और फर्स्ट स्टेप उसका जो है, प्रथम चरण नोटिफिकेशन होता है, गजट नोटिफिकेशन। उसके बाद ही कितना पैसा एलोकेट होता है। जिस तरह उत्तराखंड में हुआ तो उसको नेशनल डिज़ास्टर कहा गया, सेंट्रल रिलीफ गया। हिमाचल का वही हक है जो किसी और राज्य का है, हिमाचल को उससे वंचित रखा गया। ये बात हिमाचल के लोगों को मालूम है। क्यों? ये तो जवाब वही देंगे, पर सौतेला व्यवहार इसलिए क्योंकि हिमाचल के लोगों ने बीजेपी को हरा के कांग्रेस की सरकार बनाई। इसका और कोई मेरे पास कुछ, यही सोचते हैं कि क्यों किया, यही जवाब बनता है। और उसके बाद उस सरकार को जिसने जनता के बीच अच्छा काम किया, षड्यंत्र करके गिराने की कोशिश की, दल बदल करा के, खरीद फरोख्त करा के, जो एक निंदनीय काम है। इन्होंने कई राज्यों में हमारी सरकार गिराई, हिमाचल में विफल हो गए। अब 6 उपचुनाव हो रहे हैं। ये मैं लोगों की भावनाओं को समझते हुए, हिमाचल के लोग इसको पसंद नहीं करते, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी यहाँ की सरकार उपचुनाव के बाद और भी मजबूत होगी निश्चित तौर पर, और अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये हिमाचल का मतदाता इस बात को इनको जवाब देगा जो इन्होंने किया। जहाँ तक हमारे चुनाव का है, क्योंकि चुनाव क्योंकि देश का है, एक बदलाव का वक्त आ रहा है। बदलाव ज़रूरी हो जाता है प्रजातंत्र में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पे भी बोल के गए हैं, अब की बार 400 पार। प्रजातंत्र में ऐसा बयान किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार है। ये पहले तो संविधान का अपमान है, दूसरा मतदाता का अपमान है, जनादेश को चुनौती देना। ये पहले ही कह दिया जब से चुनाव इलेक्शन की नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। उसके बाद निरंतर कह रहे हैं, और चौथे चरण के बाद ही कह दिया हमारा बहुमत बन गया। अब वो सब चीज़ तो जनमत जो है वो तो मशीनों में बंद है ना, वो तो 4 जून को सुबह खुलेंगी। तो ये आधारहीन बात किस आधार पर करी, ये एक सवाल उठता। और फिर ये संख्या सुन के इरादे पर भी शक है, क्योंकि इनका इरादा बड़ा स्पष्ट है संविधान में बदलने का, संशोधन करने का। इनके कई नेता कई बार कह चुके हैं संसदीय प्रणाली ठीक नहीं, बार बार चुनाव ठीक नहीं। अब ये चुनाव में जनता से जुड़े जो विषय हैं, ये भी जनता से अलग नहीं है। भारत एक संविधान पर चलता है, जो संविधान भारत के हर नागरिक को मूलभूत अधिकार देता है, जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और अधिकार जो है हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भी संविधान सुरक्षित सुनिश्चित करता है। ये संविधान को भी अब बचाने की बात हो गई है देश में, और लोगों को चिंता है इसमें। तो ये तो बात हुई इस चुनाव से संबंधित। इस क्षेत्र से संबंधित जो प्राथमिकताएं मैंने रखी हैं, कांगड़ा और चंबा की क्षमता बहुत है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ रोजगार के अवसर पैदा करने के, पर्यटन, दूसरा उद्योग, फिर मैं और विकास की बात पे जाता हूँ। पर्यटन यहाँ पे जो हमारे एनवायरनमेंट को चोट ना पहुँचाए, पर्यावरण को ख़राब ना करे, इको फ्रेंडली टूरिज्म। हमारे यहाँ ट्रैक टूरिज्म हो सकता है, ट्रैकिंग का, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स। उसके साथ साथ
पैराग्लाइडिंग तो है ही हमारे यहाँ, रिवर राफ्टिंग भी है, उसको और भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पर रिलीजियस टूरिज्म, हमारे यहाँ मंदिर भी हैं, मोनेस्ट्रीज भी हैं, माताओं के भव्य मंदिर हैं, शक्तिपीठ है, लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं। उन मंदिरों की भव्यता को बढ़ाना एक प्राथमिकता रहेगी। और जिस तरह उत्तराखंड में अगर वहाँ 4 धाम यात्रा हो सकती है, यहाँ बड़े पैमाने पर हम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। इसी टूरिज्म से जुड़ी एक कड़ी है आवागमन की, उसके लिए रेलगाड़ी भी और वायु से भी एयर ट्रैवल। हमारा हवाई अड्डा है, सब जगह बड़े हवाई अड्डे नहीं बन सकते, तो हेलीपोर्ट्स बनाना, कांगड़ा में, चंबा में। चंबा भी बहुत खूबसूरत है। चंबा को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भारत सरकार ने कह दिया, पर पैसा नहीं दिया, तो वहाँ पे एयरपोर्ट्स बनेंगे। और पठानकोट का जो एयरपोर्ट बंद रखा है कई साल से, उसको खुलवाना मेरी प्राथमिकता होगी। और डिफेंस एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट आते हैं, देश से भी और दुनिया। हम चाहते हैं देश के और दुनिया के जो टूरिस्ट हैं हिमाचल में आएँ, इसलिए पठानकोट हवाई अड्डा भी खोलना ज़रूरी है। हेलीपोर्ट्स तो हम अपने बनवा लेंगे, हिमाचल में हमारी सरकार है, पर उसके लिए उसको खोला जाए, क्योंकि श्रीनगर में भी तो है, आते नहीं वहाँ जहाज़, इंटरनेशनल फ़्लाइट भी आती है। और भी चंडीगढ़ भी तो डिफेंस एयरपोर्ट है, वहाँ पे एयरफोर्स का, पुणे भी है, गोवा भी है, बड़ी लंबी सूची है। तो पठानकोट क्यों बंद है, इससे कांगड़ा, साथ में चंबा और डलहौजी, वरना डलहौजी और चंबा को हम कैसे बचा पाएंगे वहाँ के पर्यटन को। इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है जो हम चाहते हैं। साथ में रेलगाड़ी, यहाँ नैरो गेज थी, नैरो गेज वो इन्होंने कहा था 15 साल पहले, आपको याद होगा, कई लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का वचन था, वायदा, यहीं से इन्हीं के उम्मीदवार चुन के गए थे 15 साल से, तो कि ये जो पठानकोट जोगिंद्रनगर ट्रेन है वो 7 गाड़ियाँ चलती थी, और उसमें लोगों को भी, व्यापारियों को भी आसान था, यात्रियों के लिए भी आसान था, कम पैसे में पहुंच जाते थे कि इसको ब्रॉड गेज करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। वो हुआ नहीं। और नैरो गेज भी 5 साल में एक आधी अब शटल ट्रेन चलती है थोड़ी, वरना कोई गाड़ी नहीं चलती। हम अब उसको बहाल करेंगे। बीजेपी वाले कहते हैं नहीं, जैसे अब हम वंदे भारत ले आएंगे ऊना में जाए, नहीं, हम वंदे भारत नहीं, हम कांगड़ा रेल लाएंगे, उसका नाम ही कांगड़ा रेल होगा। पिछली बार 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था ये मेरा दूसरा घर है। जरा आप मीडिया वाले हैं और सब, आप तो हम मुझसे ज़्यादा गुणी हैं, इसमें फटाफट निकाल लोगे उनका पिछला भाषण, सबको ज्ञान मिलेगा। अब उन्होंने कहा था मैं जब आऊँगा तो कांगड़ा रेलगाड़ी में बैठ के आऊँगा, चंबा का रुमाल लगा के। अब हम रेलगाड़ी का भी इंतज़ार कर रहे हैं। चंबा के रुमाल को तो बढ़ाना मेरी भी प्रतिबद्धता रही है। जब मैं मंत्री था भारत का, जो मेरे गिफ्ट पैकेज होते थे उसमें कांगड़ा टी और चंबा का रुमाल हमेशा होता था। पूरी दुनिया में या बाहर से लोग आते थे उनको देते थे, या डेवोस 5 साल तक जो वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट होती है, मैं इंडियन डेलीगेशन का लीडर होता था 5 साल निरंतर। तो भारत की चाय का बॉक्स देते थे, इसमें असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा टी। और उसी टी बोर्ड का हेडक्वार्टर पालमपुर में भी मैंने स्थापित किया था, ये पहले सिर्फ कोलकाता में था। तो ये तो रेलगाड़ी की बात हुई। उसके साथ साथ जो उद्योग भी वही, जैसे पर्यटन की बात कही, जो इको फ्रेंडली उद्योग हो। यहाँ कल पुर्जे बन सकते हैं, मशीन बन सकती है, स्मार्टफोन्स असेंबल हो सकते हैं, कल पुर्जे बड़ा काम हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का कारखाने, जो इस काम किया जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ फल और सब्जी बहुत पैदा होता है। फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इंटीग्रेटेड चेन, यानी कि एक लगा दिया, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, चरण, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कि कौन सा फल या सब्ज़ी रसोई में पहुंच सकती है, कौन सी बाज़ार में। कम से कम 35 या 40% ना रसोई में पहुंचती है ना बाज़ार में पहुंचती है।
तो वहीं से उसी में से जो खराब होने की जगह उसका फल में से जैम बन सकता है, जूस बन सकता है, पल्प बन सकता है, सब्जियों के पिकल, अचार। भूटान छोटा देश है, भूटान में बना हुआ फ्रूट जैम आपको लंदन और न्यूयॉर्क में मिलता है। मेरी कोशिश होगी कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड ये चेन बने और जो ख़राब हो जाता है या बाज़ार में नहीं पहुँच पाती चीज़ें, वो किसान के गांव से वहाँ से उठाई जाए, किसान को उसकी कीमत मिले, वहाँ के बच्चे भी काम करेंगे। सॉर्टिंग ग्रेडिंग में तो वहीं के गांव के उन्हीं के बेटा बेटी करेंगे, और उसके बाद में प्रोसेसिंग, उसके साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री। वो पैकेजिंग भी अपने आप में इंडस्ट्री है। किसी बोतल में तो बंद करोगे, उसका भी फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं जब आपको देश और दुनिया के बाज़ार में बेचना है। कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं। ये प्राथमिकता पे काम किया जाएगा, इससे रोज़गार होगा। जैसे हमने कंदरौरी में इंडस्ट्रियल एरिया लगाया था, मैंने 2 बनवाए थे, कंदरौरी और पंडोगा, पर यहाँ पर भी चंबा में भी एक बनेगा, और इसी सोच के साथ बनेगा जो मैंने आपको बताया। और कांगड़ा में 2 जगहें और देखी जो हमारे लोगों की मांग भी है। तो कांगड़ा भी बड़ा ज़िला, वो ज़रूर लगाएंगे। एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंबा के लिए बहुत ज़रूरी है, वो बनवाया जाएगा। अपग्रेड नहीं बनवाया जाएगा, और यहाँ के जो जोनल हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड कराया जाएगा धर्मशाला में। उसके साथ साथ चंबा के लिए एक जो प्राथमिकताओं में है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। जिस तरह यहाँ पे हम निफ्ट लाए थे, मंडी में IIT लाए थे, चंबा में ज़रूर लाया जाए। हमने 4 टनल्स का कहा है, आपको कागज़ मिल जाएगा। चुआरी चंबा, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है। मॉनसून के बाद उसका काम हो जाएगा। कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स आइडेंटिफाई कर लिया गया, उसमें प्रदेश की सरकार और वहाँ से चंबा से हमारे स्पीकर हैं पठानिया जी कुलदीप, इन्होंने रुचि लेके किया है। मुझसे सारी विस्तार से बात हुई है। दूसरी, होली उतराला का हम ज़रूर बनाएंगे टनल। तीसरी, साच पास। चौथी, पदरी पास। तो अब देखो, उधर किश्तवाड़ की तरफ खुल जाएगा, लाहौल की तरफ खुल जाएगा, पांगे की तरफ खुल जाएगा, और एक बैजनाथ की तरफ से चंबा कनेक्ट हो जाएगा कांगड़ा में। तो ये काम सैलानियों के लिए भी ज़रूरी है। तो एयर ट्रैवल टू ट्रेन ट्रैवल टू टनल्स, ये मेरी सोच है। हैरानी है कि ये हुआ क्यों नहीं। अब हमारे यहाँ, मैं सिर्फ चंबा का रुमाल कहा था, पर हस्तशिल्प और हस्तकला, हैंडलूम्स, ये बड़ा काम है हिमाचल में। हमारे लोई बनती है, दरिये बनती है, मफलर बनते हैं, टोपियाँ बनती हैं, मछली, उसको बढ़ावा देना, ये हमारी पूंजी है, ये सर वेल्थ। और गद्दी समुदाय जो है उनका भी है, उसको प्रोत्साहन देना, उसको सुरक्षित रखना, और उसका एक म्यूज़ियम बनवाना धर्मशाला में। गद्दी समुदाय की जो हस्तशिल्प और हस्तकला है, और जो ये बुनकर हैं हमारे, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, उनको भी बढ़ावा देने की बात है। इस समुदाय के और भी विषय हैं, ग्रेजिंग राइट्स का विषय है, स्वास्थ्य की बात है। ये मुश्किलातें हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। एक बात जो मैं राज्य सरकार से भी करूँगा, प्राइवेट स्कूल सब माँ बाप चाहते हैं बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएं, और इंग्लिश मीडियम स्कूल बन रहे हैं, राज्य की सरकार बना रही है, पर प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को ठीक वो वेतन नहीं मिल पाता कई जगह पे। वो सरकार सुनिश्चित करेगी, मापदंड, उसका जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर हैं, शिक्षक, उनके वेजेस का। हमने और काफ़ी बातें कही हैं, मैं सब चीज़ों को तो नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, वो कागज़ आपको हमारे साथी दे देंगे। ये मैंने इसको मैनिफेस्टो नहीं कहा, प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं दोनों इसमें शामिल हैं। मैं अपनी बात को विराम दूंगा, काफ़ी बोल लिया। अब आप सवाल करेंगे, कोशिश करूंगा जवाब देने की। अनंत जी, केंद्रीय मैनिफेस्टो में आपने OPS का जिक्र नहीं किया,
यहाँ पे काफी केंद्रीय कर्मचारी भी मौजूद हैं। देखिए, हमारी गठबंधन की है, जब चुनाव संपन्न होगा और हमको बहुमत मिलेगा इस विषय पे, क्योंकि राष्ट्रीय विषय है, राज्य में तो हमने कर दिया, इस पे गठबंधन के जो हमारे साथी दल हैं उनके साथ बैठ के चर्चा होगी। क्योंकि सिर्फ गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं होता। हम देश के गठबंधन विकल्प बनाएगा ना, सरकार बनाएगी, तो हम उसका सम्मान करते हुए अपने सारे गठबंधन के साथियों से बैठ के कर्मचारियों के पेंशन के विषय पे, और ये एक ज्वलंत बात है, उस पर क्या राष्ट्रीय बना सकते हैं रूपरेखा, उस पर तब बात करें। सर, आपके चुनाव प्रचार में आप अपना मैं परवीन हूँ, अमर उजाला से। अच्छा, बोलो। आपके चुनाव में जो एमएलएस थे वो तो खूब दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला संगठन है और जो ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणी है वो कहीं नज़र नहीं आई। सर, क्या वजह रही? मुझे हर जगह मिले, हर जगह सक्रिय दिखे। मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं जहाँ पूरे हल्के में गया हूँ, कई जगह 2-2 बार, 3-3 बार, आप भी गए हैं। ये नहीं, आज भी आपने मुझसे ये प्रश्न किया, आप कहीं गाड़ी उठा के निकल जाओ, आपको डोर टू डोर मिलेंगे संगठन की इकाई, डोर टू डोर। आज भी आप जाके देखिए, 10, 20, 30 किलोमीटर। चंबी रैली में भी सर पार्टी के जिला के अध्यक्ष नजर नहीं आए, धर्मशाला में भी और कांगड़ा में जब। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष जो हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ है। मेरी रैली में पार्टी के हर पदाधिकारी को, हमारे जो अध्यक्ष हैं ज़िला के, वो पूरी वो जो निचली बेल्ट है, इंदौर से लेकर नूरपुर तक, हमारे करण पठानिया जो माल्टू हैं, वो वहाँ पे सक्रिय है। और चंबी में मिले, चंबी में मौजूद थे तो, और अजय महाजन नहीं, मेरे को याद है, मेरे से पीछे बैठे थे, मेरे से बात हुई। तो ये बात शायद आपको नहीं देखा होगा, पर मैंने तो चंबी रैली में तो थे। नहीं, हर जगह नहीं होता। शर्मा साहब, मौजूदा सरकार से राष्ट्र को आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या खतरा है, और कांग्रेस इसके लिए क्या सोचती है? आंतरिक सुरक्षा तो देखिए, सबसे बड़ा खतरा है जब हम समाज के अंदर लकीरें खींच के विभाजन कर देते हैं। सिर्फ शब्दों के उच्चारण से देश मजबूत नहीं होता। और आंतरिक सुरक्षा, अब आप कहते तो हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, पर अब कांगड़ा और शिमला के बीच में भी लकीर खींच देते हैं। मानसिकता क्या है? ज़बान के नाम पे, भाषा के नाम पे, जहाँ संविधान 18 भाषा को इज्जत देता है, और इलाकाबाद की क्षेत्रवाद के नाम पे उत्तर और दक्षिण के बीच में लकीर खींची जा रही है, उससे देश कमज़ोर होता है, आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर होती है। संविधान पर भारत चले, राज्यों के अधिकारों का सम्मान हो। वी आर अ फेडरल कंट्री, यूनियन ऑफ स्टेट्स, संघीय प्रणाली है। आप कहते तो हैं कि आप उस परंपरा का सम्मान करते हैं, पर हर निर्णय उसको चोट पहुंचाता है। इसको बदलना पड़ेगा। जब हर राज्य को ये होगा, चाहे वो मणिपुर है या तमिलनाडु है या बंगाल है या हिमाचल है, कि हमारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है एक राज्य के रूप में, मेरे परंपरा, मेरे रीति रिवाज, मेरी ज़बान सुरक्षित है, उसका सम्मान है देश में, तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। आनंद जी, भाजपा के कई नेता जो है ये बात कह रही हैं कि अगर जीत भी जाते हैं आनंद शर्मा यहाँ से, तो कांगड़ा और चंबा की जो जनता है, जो लोग हैं, वो उनसे मिलने शिमला जाएंगे या फिर दिल्ली जाएंगे? क्या कहेंगे? देखिए, इनके जो बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, मुझे नहीं पता कि उनसे वो जाते हैं वहाँ मिलने के लिए या कहाँ। देखो, भारत की संसद तो दिल्ली में ही है, जब संसद चलती है तब तो सब वहीं मिलते हैं। मैं एक बात में बड़ा स्पष्ट हूँ, मैंने हमेशा व्यवस्थित रूप में काम किया है। मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो जैसे मैंने पहले काम किया, जो मुझसे परिचित है, यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस तुरंत खोल दिया जाएगा। जगह कभी हमने ढूंढ ली है, और वो यहाँ पर ही लोग मिलेंगे, और सांसद भी जब आया करेंगे तो वहीं यहीं पे मिलेंगे, धर्मशाला भी और चंबा भी। बाकी हल्का बहुत बड़ा है, 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, 17 ऑफिस तो नहीं बना सकते, पर एक धर्मशाला और एक चंबा में ज़रूर बनेगा। सर, आपने चंबा में पैनल बनाने की बात कही, वातावरण को स्वच्छ करने की बात कही, क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी 1.5 सालों में, जैसे कि आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हिमाचल जूझा है, तो उसमें किस तरह से कार्य करेगी कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में? इस देखिए, इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। सारे जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, सबसे बैठ के, कोई बड़ी बड़ी योजनाएं, कौन योजनाएं हैं जो कि
किस तरह से वो उनको रूप दिया जाना चाहिए और बेस्ट ग्लोबल बेंचमार्क्स जो अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स हैं उसको अपना के किया। इको टूरिज्म की तरफ किस तरह से डेवलप किया जा सकता है? वो किया जा सकता है। मैंने कहा ना एक्सपर्ट हूँ, टास्क फोर्स बनेगी। मैं एकदम से जवाब दूंगा कि इस तरह, क्योंकि मैं टनलिंग का एक्सपर्ट नहीं, पर मुझे मालूम है, दुनिया में गया हूँ कि किस तरह से अच्छी टनल्स बनती हैं। तो वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, माइनिंग के लिए भी वही टेक्नोलॉजीज़ का करेंगे जिस पे हमको हमारे जंगल भी सुरक्षित रहें, पेड़ भी सुरक्षित रहें। मैं पेड़ काट के विकास को मैं पक्षधर नहीं, स्पष्ट कह रहा हूँ। मैंने जीवन में वृक्षारोपण कराया है जब मेरे युवा संगठन में था। यहाँ चामुंडा के पास भी जो जंगल लगाया वो मेरा ही लगवाया हुआ है। तो आप लोगों को किसी को ज्ञान ना हो तो आप सुन लो। तो इसलिए हिमाचल में बहुत बड़े बड़े जंगल मैंने लगवाए, अब जाके पता करिए।